गवर्नमेंट बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिट नंबर 4। ओवरऑल 5 यूनिट हैं मैक्रो के अंदर, जिसमें आपको अलग अलग पार्ट पर नेशनल इनकम पढ़ाया गया है, मनी एंड बैंकिंग पढ़ाया गया है। इसके बाद आपने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सीखा है, और अब आप समझने जा रहे हो इसका नेक्स्ट पार्ट यानी 4th यूनिट, जिसको आप गवर्नमेंट बजट का नाम देते हो। ठीक है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये हमारा चैप्टर रहेगा। सबसे पहले बजट का मतलब क्या होता है, जरा इससे बात करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बजट छोड़िए, पहले बजट किसे कहा जाता है। देखिए, बजट एक फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो आपके एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करता है। एक गिवन टाइम पीरियड में आप कितना खर्चा कर सकते हैं और आपकी इनकम कहां कहां से हो सकती है, इस चीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके लिए गवर्नमेंट बजट कहलाता है, या बजट कहलाता है बेसिकली। अच्छा जी, हमारे देश में सरकार है, एक केंद्र सरकार है जो हम पूरे देश को संभालने की जिम्मेदारी लेती है, और एक आपकी राज्य सरकार है जो आपकी स्टेट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। ठीक है, तो अगर हम रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के बजट की बात करें, इन यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट की बजट की बात करें, तो इसका मतलब यही होगा कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ये बताता है कि गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कहां कहां पर होंगे और गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट्स किन किन सोर्सेस से जनरेट हो सकती है। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर या एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ऑब्वियसली बजट एक गिवन टाइम पीरियड के लिए आता है। सो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर आप कहां कहां पर पैसा खर्च कर सकते हैं, और मतलब और कहां कहां से आपकी इनकम आ सकती है, दैट इज एन एस्टिमेटेड सेंस। यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके लिए गवर्नमेंट बजट कहलाएगा। ठीक है, आइए तो मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट एक बार समझते हैं। यहाँ पर इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बजट है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, या यू कह लीजिए ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, ये सारा एक ही लॉजिक है। ठीक है, फिस्कल ईयर बोलिए, अकाउंटिंग ईयर बोलिए या फाइनेंशियल ईयर बोलिए, ये एक ही पार्ट है सारी चीज। ठीक है, जो हमारे देश में फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम गवर्नमेंट बजट को बनाते हैं, और ये गवर्नमेंट बजट हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हमें सपोर्ट करता है। ठीक है जी, सो आइए अब कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गवर्नमेंट बजट के लिए, एक बार उनको जान लेते हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट बजट जर्नली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में अनाउंस कर दिया जाता है। हालांकि स्पेसिफिक डेट भी है, 1 या 2 तारीख को हम अनाउंस करते हैं, लेकिन कभी भी कोई पूछे तो आप जवाब में ये दीजिए कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में बजट का अनाउंसमेंट किया जाता है। पार्लियामेंट में बजट का अनाउंसमेंट फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में किया जाता है। ऑब्वियसली बजट एडवांस में आता है, प्रपोजल है कि आने वाले वर्ष में, आने वाले ईयर में गवर्नमेंट इतना पैसा यहाँ यहाँ खर्च करने जा रही है और गवर्नमेंट को इतनी इतनी इनकम यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, ये एक एस्टिमेटेड है, तो ऑब्वियसली प्लान करके आप चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं पार्लियामेंट में कि भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इस साल इतना खर्चा करना पड़ सकता है हमारी सरकार को, और हमें यहाँ यहाँ से इतनी इनकम मिल सकती है, जिसका मैनेजमेंट हम इस तरह करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात है इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम। इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम मतलब कि कब से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। सर, फर्स्ट वीक ऑफ फेब में बजट का अनाउंसमेंट हो जाता है, यानी बजट पार्लियामेंट में प्रपोज कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल, यूं समझिए 1 फेब को बजट का अनाउंसमेंट हो गया, 2 महीने बाद बजट का इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी 1 अप्रैल से बजट का इम्प्लीमेंटेशन होता है। बीच में ये जो टाइम गैप रह जाता है, ये जो लगभग 2 महीने का टाइम पीरियड है, इसको जनरली रोल बैक पीरियड कहा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हैं अगर उनको रिवाइज करना है, उनमें कुछ चेंजेस लाने हैं, तो वो टाइम पीरियड है जिसको हम रिवाइज कर सकते हैं, पॉलिसीज को, बजटरी पॉलिसीज को दोबारा से रिवैल्यूएट कर सकते हैं। और साथ ही जो कंपनियां हैं हमारी, उनको ये हिदायत दी जाती है, ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भाई आप अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का
ऑडिट करा लीजिए और अपने जो भी टैक्सेस हैं वो पे करिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड होगा। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 31 मार्च तक आपको क्लोज करना होता है, एंड दैट इज द रीजन कि 1 अप्रैल से बजट का अनाउंसमेंट होता है। एंड दैट इज द रीजन जो मैं कह रहा हूं कि यही एक कारण है हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर या यूं कहें फिस्कल ईयर 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो बजट आता है फर्स्ट वीक ऑफ फेब में और इसका अनाउंसमेंट, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, सॉरी, ये किया जाता है 1 अप्रैल से। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात की प्रेजेंटेड बाय मतलब पार्लियामेंट में बजट प्रपोज कौन करता है, पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट कौन करता है, ये जिम्मेदारी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उसके चीफ ऑफिसर की, जिसको आप फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हेड करने वाला चीफ ऑफिसर गवर्नमेंट के लिए फाइनेंस मिनिस्टर कहलाता है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो एक्सप्लेन करें, पार्लियामेंट में बजट को प्रपोज करें। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप ये समझिए कि ये बजट बनाता कौन है। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर तो प्रपोज करते हैं, लेकिन बजट का जो पूरा पूरा एस्टिमेशन है ये कौन करता है, इनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अपना रोल निभाते हैं, ये समझिए। इट इज अ जॉइंट कमेटी, ये एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता, इट इज अ जॉइंट कमेटी जिसके अंदर विच इंक्लूड्स नीति आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका नाम 2015 के बाद चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। फिर दूसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री, और इसमें तीसरा होता है जी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का लॉजिक क्या है कि जो अलग अलग वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको अपना काम चलाने के लिए, अपने जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उनको मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए इनको रखा जाता है कि भाई वेरियस डिपार्टमेंट्स, ठीक है, वेरियस मिनिस्ट्रीज जो हैं, इकोनॉमिक डिपार्ट जो भी इकोनॉमिक अफेयर्स है उनका, वो साथ में आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग की जॉइंट कमेटी होती है। बेटा ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट में बताया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसमें आरबीआई की भी कमेटी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी मदद ली जाती है। आप उस बात को मत भूलिएगा कि आरबीआई गवर्नमेंट का क्या होता है, एडवाइजर होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। तो जब बजट बनाया जाता है तो उसमें आरबीआई की कमेटी की मदद ली जाती है, आरबीआई की भी हेल्प ली जाती है सजेस्ट करने के लिए कि हम किस तरह से अपने इनकम को और एक्सपेंडिचर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जर्नल बातें हैं बजट के रिगार्डिंग जो आपके सामने मैंने रखी हैं और आपने समझने की कोशिश करी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या उद्देश्य है, या यूं कहें क्या पर्पस है जिसके लिए गवर्नमेंट बजट हर साल अनाउंस किया जाता है। यार ये 5 ईयर प्लानिंग जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे इकोनॉमिक्स के अंदर, 5 ईयर प्लान यानी एक बार 5 साल के लिए बजट बना लो ना। मतलब एक बार आप 5 साल का बजट बना के दे दो ना। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता? हम हर साल बजट क्यों बनाते हैं? व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग, व्हाई वी आर प्रपोजिंग एनुअल बजट एवरी ईयर। ठीक है, तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव या पर्पस हम आपके सामने रखेंगे और आप समझिए इस चैप्टर का जो की पार्ट है, जो कोर पार्ट है, वो यही है। ठीक है, सबसे पहला आप देख रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट बजट का प्रपोजल हर साल होता है, सबसे अपने पहले उद्देश्य को पाने के लिए, जिसे आप इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। देखिए, हम जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम देश को आगे लेकर जाएं, और देश आगे बढ़ेगा इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि जीडीपी का बढ़ना, जैसे कि पर कैपिटा इनकम का बढ़ना, जैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना। अगर ये सारी चीजें बढ़ रही हैं तो हम कहेंगे जी हमारा देश तरक्की कर रहा है, वी आर ग्रोइंग। हमारे देश की प्रोडक्टिविटी अगर एनहेंस होती है तो हम कहेंगे कि देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे देश की प्रोडक्टिविटी एनहेंस होना ये एक इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो कोई आपसे पूछ बैठे कि यार हम हर साल बजट क्यों बनाते हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, हम हर साल बजट क्यों बनाते हैं, तो उसको पहला उद्देश्य समझा देना। क्या? इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती है देश को डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए होती है। ठीक है, देश को डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए होती है, तो जीडीपी बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, या हमारे देश का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़े, यही पाने के लिए हम गवर्नमेंट बजट बनाते हैं, हर साल प्रपोज करते हैं।
ठीक है? ये आपको ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है, वो टाइम गुज़र गया, चला गया वो वक़्त जिसमें कहा जाता था जी एक्सप्लेन द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। वो टाइम चला गया। अब ऐसा नहीं आता। अब आपको पूछा जाता है कि भई हाउ गवर्नमेंट बजट इज़ हेल्पफुल इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछ रहे हैं आपसे, सिर्फ़ एक ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं जिसको आप इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। बात समझ गए? सो ये पार्ट है हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के तौर पर हमने समझा। आइए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट स्ट्रेस के ऑब्जेक्टिव की, जिसको आप कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सुनिएगा, समझिएगा बेटा ध्यान से। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखिए एलोकेशन मीन्स सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हर साल मैं तो यूं कहूंगा कि हर साल हम अपने रिसोर्सेज को अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट अपने देश के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि हमारे देश को डेवलपमेंट मिल सके, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। ठीक है ना? अच्छा, तो ये तो कहीं न कहीं एलोकेशन नहीं, ये तो रीएलोकेशन हो गया। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसमें रिसोर्सेज का बार-बार यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है? हर इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो हम कोई स्पेशल तो नहीं है। ठीक है? हमारी इकोनॉमी के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का जुडिशियस यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, ये कौन बताता है? ये गवर्नमेंट बजट बताता है। अगर आप कोई चीज़ प्लान करके करते हो, अगर आपने कोई सोच समझ कर डिसीजन लिया, तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा भी अच्छा होगा। अगर आपके रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं, अगर उन्हें सोच समझ कर इस्तेमाल किया जाए, तो उनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज़ द आइडियोलॉजी, दिस इज़ द रैशनल बिहाइंड प्रपोजिंग गवर्नमेंट बजट एवरी ईयर। ठीक है, कुछ और बातें बोलना चाहूँगा यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सोशल वेलफेयर इन द फॉलोइंग वेज़। आप सुनिएगा, गवर्नमेंट मैंने आपको जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया था तो उसमें एक चीज़ समझाई थी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का रोल क्यों इम्पोर्टेंट था। हम सब ने मिलकर पढ़ा कि यार शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, कि इतना पैसा नहीं होता था प्राइवेट सेक्टर के पास, इसलिए गवर्नमेंट का आना ज़रूरी था। उसके बाद में लैक ऑफ इंसेंटिव, मतलब जिन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, उन एरियाज में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती थी, रिमेंबर? एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वेलफेयर टू द सोसाइटी, गवर्नमेंट का होना जरूरी था। ठीक है, सेम एज यहाँ पर भी वही चीज है कि गवर्नमेंट देखती है देयर आर सर्टेन स्ट्रेटेजिक एरियाज, देयर आर सर्टेन हाई प्रायोरिटी एरियाज जिनको प्राइवेटाइज करने से इकोनॉमी का जो सिक्योरिटी है या इकोनॉमी का जो वेलफेयर है वो स्टेक पर आ जाता है। मतलब वो कहीं ना कहीं डाइसी हो जाता है कि यार होगा कि नहीं होगा अगर हम इसे प्राइवेटाइज करते हैं। सो बेटर गवर्नमेंट क्या करती है कि उन एरियाज को जैसे तैसे भी सही, उन एरियाज को अपने कंट्रोल में रखती है ताकि कोई प्राइवेट प्लेयर आकर अपनी मोनोपोली ना जताए और देश को बेच ना खाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करने के मकसद से रिसोर्सेज का एलोकेशन करती है, और जिन एरियाज में उसको लगता है कि नहीं उसको खुद मैनेज करना चाहिए, वहां पे प्राइवेटाइजेशन बूस्ट नहीं किया जाता। पॉइंट मैं आपको और कुछ बता दूं इसके अंदर, ये देख लीजिए, बाय अंडरटेकिंग डायरेक्ट प्रोडक्शन, सर ये गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर इम्पार्ट करती है, तो कैसे? देखिए, बाय अंडरटेकिंग डायरेक्ट प्रोडक्शन, अगर प्राइवेट सेक्टर वहां पर प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट वहां पर डायरेक्ट प्रोडक्शन करती है। गवर्नमेंट कहती है ठीक है जी, आप अगर नहीं कर रहे हो या आप ऐसा प्रोडक्ट बनाकर बहुत महंगा बेच रहे हो, समाज का शोषण कर रहे हो, ठीक है ना, तो हम आपके लिए कॉम्पिटिटर हैं, ये मत भूलना। मैं एक एग्जांपल दे दूं, आपको बेहतर समझ जाएंगे। रियल लाइफ सिचुएशन समझनी चाहिए, ठीक है? एक कैंसर डोज है, कैंसर डोज का मतलब है एक एंटी कैंसर डोज है, इंजेक्शन है, जिसकी कीमत है मार्केट में जो उसका एक्चुअल कॉस्ट है 1,08,500 करीब। ठीक है, कैंसर पेशेंट्स के लिए वो मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन बनाने वाली कंपनी 1,08,500 रुपए पर डोज चार्ज कर रही है। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊं, पहले ये मेडिसिन जो थी वो एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में शामिल थी। एसेंशियल कमोडिटीज समझते हैं? गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था 1954 में, जिसमें कहा जाता था कि भाई अगर कोई आइटम एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट में है तो उसकी कीमत एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट उसके प्राइस को सील कर देती है, राइट? सो
पहले वो दवाई एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में शामिल थी, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने उसको उस पे से अपना प्राइस सील हटाया, अपना प्राइस कंट्रोल हटाया, उसका प्राइस बाजार में 1,08,500 पहुंच गया। सर गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? क्या हमारे देश में कैंसर पेशेंट कम हो गए थे या कैंसर पेशेंट नहीं थे? गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये प्लेयर है जिसको हम रिस्ट्रिक्ट करके भी वो मेडिसिन की कीमत लगभग 20,000 25,000 के आसपास वो मार्केट में पहुंच रही थी। ठीक है, हम कितना रिस्ट्रिक्ट करें किसी को? वो कहता है सर हमारा तो इसमें कॉस्ट ही नहीं निकलेगा, हमारा तो कुछ मार्जिन ही नहीं बचेगा, तो हम क्यों बेचें? ठीक है, हम किसी को कितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट का कहना था। तो गवर्नमेंट ने कहा हमने इसमें से प्राइस कंट्रोल हटा लिया। आपने देखा इसकी कीमत बाजार में 1,08,500 हो गई। घबराइए नहीं, हमारे ही इंस्टीट्यूशंस बेंगलुरु में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कैंसर पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उन्होंने एक मेडिसिन उसका सब्स्टिट्यूट डेवलप किया था जिसकी कॉस्टिंग है ₹5,000। ठीक है? तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप घबराइए नहीं, आप उस कंपनी की तरफ मत भागिए, आपको देखो ये सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, आपको रीज़नेबल कॉस्ट पर मिल रहा है, हम वही चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाई वहाँ से प्राइस कंट्रोल हटाया। प्राइवेट सेक्टर को लग रहा था, जो मेडिसिन बना रहा था उसको लग रहा था यार मैं तो बिल्कुल गजब का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, इट्स अ लाइफ सेवर ड्रग ऑब्वियसली। ठीक है, तो कोई भी कितनी भी कीमत दे देगा, जिंदगी से बढ़कर तो कुछ नहीं होता, है ना? लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये एक तरह का शोषण है, अगर आप ऐसी चीज बना रहे हो तो इस पे आपका एकाधिकार नहीं होना चाहिए, मतलब मोनोपोली राइट्स मत दिखाने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करोगे तो गवर्नमेंट मत भूलना, गवर्नमेंट आपके लिए कॉम्पिटिटर होगा। ठीक है? तो ऐसी चीज़ यहाँ पर सोसाइटी का वेलफेयर इस तरीके से किया जाता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या इतना इंटरेस्ट ले रहा है कि वो आपको एक्सप्लॉइट करने पर तुला हुआ है, तो गवर्नमेंट शुड अंडरटेक डायरेक्ट प्रोडक्शन इन दोज़ एरियाज़। ठीक है ना? सेकंड पॉइंट आपने देखा बाय अवॉइडिंग मोनोपोली पावर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो मैं समझा रहा था आपको इस एग्जांपल के थ्रू। एंड थर्ड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज। देखिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है और जरूरत पड़ने पर हमें सब्सिडीज भी देती है, लेकिन ईमानदारी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में अगर टैक्स जमा करने की बारी आए ना, कि कौन कौन तैयार है टैक्स जमा करने के लिए, टैक्स ईमानदारी के साथ भरने के लिए, तो इतने ज्यादा हैंड रेज नहीं होंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज देने पर आए, कहे कि भाई गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, कौन कौन तैयार है सब्सिडी लेने के लिए, सबके हाथ खड़े होंगे, है कि नहीं? तो ये एक लॉजिकल बात मैंने कही है जो हमारे या हर इकोनॉमी के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सब्सिडी देते हुए ये देखना चाहिए कि कहाँ पे सब्सिडी दी जानी चाहिए, कहाँ पर सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, भाई आप उन लोगों को सब्सिडी दे रहे हो जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो बेहतर है कि आप अपने सब्सिडी का जुडिशियस यूटिलाइजेशन करें और उन लोगों को सब्सिडी पहुंचाएं जिनको एक्चुअली जरूरत है, जो डिजर्विंग है। ठीक है ना? गवर्नमेंट ने एक उज्ज्वला योजना निकाली। उज्ज्वला योजना के अंदर क्या है, इसमें गैस सिलेंडर्स पे, गैस कनेक्शंस पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज करती है, गैस सिलेंडर सब्सिडाइज रेट पर देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट गैस कनेक्शंस दिए जाते हैं रूरल एरियाज के अंदर। उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, वो लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, मतलब स्टोव पर खाना बनाते हैं, जंगल की इधर-उधर पेड़ काट कर लकड़ियां जुटाते हैं, आग लगाते हैं, नेचुरल रिसोर्स की बर्बादी करते हैं। या केरोसिन, स्टोव में केरोसिन ऑयल ऑयल डलता है, केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक तरह से नेचुरल रिसोर्स की बर्बादी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा है आप ऐसा मत करिए, हम आपको एलपीजी का कनेक्शन देते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन है, गैस सिलेंडर आपको मिलेगा, सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा। भाई ठीक है, वो डिजर्व करते थे, उनको मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये सब इतनी प्लानिंग क्यों करी? क्योंकि भैया पैसा खर्च हो रहा था। सुनना, पैसा अच्छा खासा खर्च हुआ है उज्ज्वला योजना में, तो गवर्नमेंट ने कहा इतना पैसा आएगा कहाँ से? चलो यार एक काम करते हैं, लोगों से पूछते हैं, जो लोग सब्सिडी सरेंडर करना चाहते हैं, सब्सिडी सिलेंडर नहीं, सरेंडर। ठीक है, जो लोग सब्सिडी सरेंडर करना चाहते हैं कहते हैं नहीं बॉस हम अफोर्ड कर लेंगे। ठीक है, आप जो है हमें जो सब्सिडी दे रहे थे, वी आर रेडी टू सरेंडर और सब्सिडी। ठीक है, लोगों से जो लोग अफोर्ड कर सकते थे बिना सब्सिडाइज रेट के, उन लोगों को बोला कि आप अपनी सब्सिडी सरेंडर कर दीजिए, कुछ पैसा बचेगा, वो पैसा हमने उज्ज्वला योजना में लगा दिया। अब बहुत लोगों का फायदा हुआ है। आज देखिए रूरल एरिया में जाकर देखिए, बहुत लोगों को इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो यही है कि टैक्सेस और सब्सिडी का जुडिशियस यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए। ये देखिए कि ये नहीं है कि अरे टैक्स आया इतना और सब्सिडी जा रही है उससे ज्यादा। थोड़ा सा जुडिशियस यूटिलाइजेशन का मतलब है देखकर समझकर, जहां जरूरत है सिर्फ वहीं सब्सिडी दीजिए, जहां जरूरत है टैक्स बढ़ाने की सिर्फ उन्हीं एरियाज में टैक्स बढ़ाइए। कोशिश करिए कि टैक्स सभी लोग ईमानदारी के साथ जमा करें, टैक्स की चोरियां कम हो। ये सारी बातें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। ठीक है, तो बोर
नहीं होना है। आप देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपने इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ा है, दूसरा ऑब्जेक्टिव आप पढ़ रहे थे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिंपली कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आइए तीसरी बात मैं बताता हूँ आपको हमारे सर एक डाउट है। हाँ प्लीज पूछिए। सर सेकंड। तो ये आपने पढ़ा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला पार्ट। अब आइए यहाँ बताते हैं रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज इन इनकम। ठीक है, देखिए हमारा देश डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड भी नहीं है। हमारा देश एक तीसरी दुनिया है, जिसे आप कहते हैं डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग मतलब विकासशील देश, विकासशील मतलब जो अभी डेवलप हो रहा है बहुत तेजी के साथ। ठीक है, अच्छा ऐसे देश की खासियत होती है, इस देश में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं है, बेशुमार दौलत है। वो कहते हैं जी हम तो गिनना भी नहीं चाहते कि कितना है, क्योंकि जितना वक्त हम गिनने में लगाएंगे उससे बेहतर है कि उतने में तो और कमा लेंगे, है ना। मतलब रिच रिचर हैं, पुअर पुअरर हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने 2 वक्त की जो मील है उसको भी सिक्योर नहीं कर पाते हैं, वो पॉवर्टी लाइन से बहुत ही नीचे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये एक डिफरेंस है रिच और पुअर के बीच में, और यही डिफरेंस हमारे देश में गवर्नमेंट बजट बनाते हुए चिंता का कारण है। हमारे देश में अमीर और गरीब का फासला कम हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट हर साल भरपूर कोशिश करती है। कैसे? बाय इम्पोजिंग मोर टैक्सेस ऑन द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज फार एज पॉसिबल। जहां पे भाई इफ यू कैन पे, ठीक है, इफ यू कैन अफोर्ड दिस अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, तो आपको देना चाहिए। ठीक है, और वो जो टैक्स का पैसा कलेक्ट होता है, वो पैसा गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो एक्चुअली जिनको जरूरत है, जो डिजर्व करते हैं। ठीक है, सीधी बात है, अगर आपने रिच पीपल पे टैक्स इंपोज किया तो उनकी इनकम थोड़ी कम होगी, और जो पुअर पीपल हैं उनको वो सब्सिडी के तौर पर वो पैसा मदद के तौर पर दीजिए, उनकी इनकम थोड़ी बढ़ेगी। रिच और पुअर का गैप जो पहले ज्यादा था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। यही ऑब्जेक्टिव है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम हम हर साल गवर्नमेंट बजट का अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है, जो सब्सिडी प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो अलग अलग एरियाज में सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी जैसे हाल फिलहाल को मैं बताता हूँ, जैसे कोविड-19 का जो केस चल रहा है अभी, पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान लोगों को पहले महीने में एक एक बार राशन दिया जाता था। ठीक है, अभी महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है, एक बार फ्री और एक बार वो जो उनका सब्सिडाइज रेट होता है 2 रुपए पर केजी और 3 रुपए पर केजी के हिसाब से उनको सब्सिडाइज रेट पर दिया जा रहा है। और चीजें प्रॉपर सप्लाई हो, इस बात को गवर्नमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम प्रॉपरली उसकी सुपरविजन कर रहा है, ताकि कहीं लूप होल क्रिएट ना हो सके। तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट हर साल बजटरी पॉलिसीज बनाती है। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात थी जो आपने अभी इस पॉइंट में समझा। अब आइए रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए देश में गरीबी है, बेरोजगारी है। ठीक है, ये आज की बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से, कई डेकेड से हम ये देखते चले आ रहे हैं। भारत में गरीबी और बेरोजगारी काफी ज्यादा है। ठीक है, हर साल गवर्नमेंट बजट आता है और गवर्नमेंट बजट में हम कुछ योजनाओं की बात करते हैं जिसके जरिए हम देश में रोजगार क्रिएट कर सकेंगे। देखो, रोजगार क्रिएट होगा तो क्या होगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या मिटेगा? गरीबी मिटेगी। सीधी सी बात करेंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। ठीक है, कि अगर गरीबी है, क्यों है जी? काम नहीं है, पैसा नहीं है। ठीक है, अगर काम मिल जाए, पैसा आ जाए तो गरीबी मिट जाए, सीधी सी बात है। तो आपने देखा अलग अलग योजनाएं हर साल हम लागू करते हैं या लॉन्च करते हैं, यूं कहें। ठीक है, जैसे मनरेगा की योजना है, जिसमें सेमी स्किल और अनस्किल्ड वर्क के लिए हम लेबर्स को हायर करते हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ये सारी योजनाएं हम इस उद्देश्य से लॉन्च करते हैं जिससे देश में गरीबी और बेरोजगारी काफी हद तक मिट सके। ठीक है, तो ये भी एक जर्नल ऑब्जेक्टिव के तौर पर है। कंटेंट को थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए आप ये जो मैंने बीच में एग्जांपल दिया है मनरेगा, आप ये भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। आइए, अब हम, अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज साथ साथ पूछते चलिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसको आप कहते हैं जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर आपकी जेब में पैसा है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरी बात सुनिएगा, आपकी जेब में पैसा है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यकीनन आप उस देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिस देश में इकोनॉमी स्टेबल है।
मतलब समझिएगा, मैं आज आपको बोलूं कि आप वेनेजुला में इन्वेस्ट कर, भाई आज की सिचुएशन के हिसाब से तो आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी देश में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन, बट क्योंकि ये एक नॉर्मल ईयर नहीं है, प्लीज इसको नॉर्मल ईयर कंसीडर नहीं करते। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया जाता है कि जिस ईयर में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हों, ठीक है, दैट शुड नॉट बी अ बेस ईयर। बेस ईयर मतलब वो नॉर्मल ईयर नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको बेस मानकर मत चलना। तो बिल्कुल वही बात कहूंगा, अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती और आपके जेब में पैसा होता और आपको इन्वेस्ट करना होता, तो आप डेफिनेटली उस कंट्री में इन्वेस्ट करते जिस कंट्री की गवर्नमेंट स्टेबल है, जिस कंट्री में जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, प्राइस फ्लक्चुएशन मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होता है, ठीक है, आप उस देश में पैसा लगाना पसंद करते हैं, ठीक है। इकोनॉमी की स्टेबिलिटी एक क्वेश्चन बना हुआ है हमारे या हर देश की सरकार के लिए कि प्राइस स्टेबल रहे। देखिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हर देश में होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हर कंट्री में, हर इकोनॉमी में होता है, लेकिन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को वक्त रहते या जब जरूरत पड़े तब कंट्रोल कर लिया जाए, ऐसी सिचुएशन अगर हो तो वो इकोनॉमी बेटर मानी जाती है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब हमारे देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो समस्याएं हैं बार बार होती हैं, मतलब कभी इन्फ्लेशन ज्यादा कभी डिफ्लेशन ज्यादा, ये होता रहता है, ठीक है, बट वक्त रहते जब गवर्नमेंट को लगता है बहुत ज्यादा हो रहा है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज से उसको कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। सो इससे हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा, मेरी बात पे फोकस किया आपने, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज से उसको कंट्रोल कर लेती है। कौन सी पॉलिसीज से? बजटरी पॉलिसीज से। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन बहुत ही हाई फ्लक्चुएशन पर दिखाई दे रहे हैं, तो उसको टाइमली कंसीडर करना, उसको करेक्ट करना, ताकि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेंटेन हो, प्राइस स्टेबिलिटी हो और इन्वेस्टमेंट का फ्लो मेंटेन रहे, ठीक है ना। अच्छा, ये कैसे होता है? वो सारी जो कहानी है वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा, मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन। अगर मैं आपको इलस्ट्रेट कर दूं, मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन में अगर हमने देखा था बाजार में महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो भाई महंगाई ज्यादा क्यों है, डिमांड ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोगों के पास पैसा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है ना, टैक्स बढ़ा दिया। भाई ठीक है, पैसा है तुम्हारे पास तो टैक्स भी दो ज्यादा, सही है जी। और दूसरा कि गवर्नमेंट जो पहले आपको सब्सिडी दे रही थी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी कर दी कम, कहता हम नहीं दे रहे सब्सिडी। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, यू कैन प्रोवाइड वेलफेयर टू योरसेल्फ, तो आप अपना काम अपने आप करो, हमसे सब्सिडी क्यों मांगते हो? समझ रहे हो मेरी बात? तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी मजेदार थी। गवर्नमेंट ने कहा पैसा बहुत है ना आपके पास, बाजार में डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हो आप, पैसा है इसका मतलब, तो एक काम करो, टैक्स ज्यादा देना, ठीक है, और हम ना आपके ऊपर अब से पैसा कम खर्च करेंगे, मतलब जहां जहां हमें जरूरत लगेगी हम वही करेंगे, आपको जो इधर उधर की सब्सिडीज मिल रही थी ना, अब वो नहीं मिलेगी। ऐसा करके गवर्नमेंट ने क्या करा? डिमांड को कंट्रोल कर लिया। अब जब डिमांड ही कम हो गई तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की पॉलिसीज गवर्नमेंट यूज करती है ताकि प्राइस स्टेबलाइजेशन रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे और इन्वेस्टमेंट का फ्लो बरकरार रहे, यानी मेंटेन रहे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब आइए, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव बस लास्ट है। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, ठीक है। एक बात बताइए, जो भी गवर्नमेंट का बजट बनता है, क्या वो किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए होता है? अगर मैं यूनियन बजट बना रहा हूँ, यूनियन बजट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट जो पूरे देश को मैनेज करने की जिम्मेदारी लेती है, तो अगर मैं यूनियन गवर्नमेंट का बजट बना रहा हूँ, तो क्या मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बिलीव करूंगा या मैं किसी एक सेक्टर को फोकस करूंगा कि नहीं जी नॉर्थ रीजन को ही डेवलप करना है, साउदर्न रीजन को छोड़ देना है, या वेस्टर्न रीजन को छोड़ देना है? कुछ ऐसा डेवलपमेंट होता है? नहीं। गवर्नमेंट बजट इंक्लूसिव ग्रोथ में विश्वास रखता है। मैंने मेरी बात को फोकस करिए, गवर्नमेंट बजट इंक्लूसिव ग्रोथ को विश्वास रखता है, इंक्लूसिव ग्रोथ में विश्वास रखता है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है जहां पर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीनों ही सेक्टर्स मिलकर अच्छा काम करें, मतलब तीनों का ही कंट्रीब्यूशन रहे जीडीपी में, ठीक है। आपके देश का हर स्टेट डेवलप करे, ठीक है, आपके देश में हर सेक्शन डेवलप करें, चाहे वो रिच हो, अपर मिडिल हो, लोअर मिडिल हो या पुअर क्लास सेक्शन हो, ठीक है, पहले से बेहतर हो,
इस तरह के बिलीफ के साथ गवर्नमेंट बजट का अनाउंसमेंट किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि आपके देश में हर डेवलपमेंट एस्पेक्ट चेक किया जाए, यानी बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ प्रोवाइड करना, ये हमारा टारगेट होता है। ठीक है, बात समझ गए? अब ऑब्वियसली मान लीजिए कोई स्टेट हमारा बीमार है, बीमार मतलब कमजोर है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कोई अच्छा चल रहा है तो थोड़ा सा कम ध्यान ही दीजिए, लेकिन वो आगे, उसको भी आगे बढ़ाना है। ये नहीं है कि ये तो अच्छा चल रहा है, छोड़ो 3 साल उसको, ऐसा ठीक है नहीं। उसको भी थोड़ा सा हल्का सा अपलिफ्टमेंट देंगे उसको, लेकिन जो बहुत कमजोर है भाई उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ये हमारी कोशिश है कि हर हर रीजन, हर स्टेट, हर सेक्शन, हर सेक्टर हमारा डेवलप करें। ठीक है, तो ये है बैलेंस रीजनल ग्रोथ, जो आपने ऑब्जेक्टिव के तौर पर पढ़ा। राइट, अब स्ट्रक्चर पे आने से पहले ये देख लीजिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। ये 6 ऑब्जेक्टिव्स मैंने पढ़ाए हैं। गवर्नमेंट बजट अनाउंस करने के पीछे जो पर्पस है वो ये है। अगर आपको दोबारा कुछ इसमें पूछना है या कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए। अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिए, सर हाँ जी बोलिए। सर इकोनॉमिक ग्रोथ में जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है सर, एक बार वो एक्सप्लेन कर दो। इकोनॉमिक ग्रोथ में जो सेकंड पॉइंट है, यस सर। by including private investment through tax rebates and subsidies, ये कह रहे हैं। देखिए, मैंने अभी एक बात कही थी इकोनॉमिक ग्रोथ समझाते हुए कि अगर आपके देश का पोटेंशियल बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ती है, ठीक है, तो आप ग्रो कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस गुड्स, और ये एफिशिएंसी बढ़ाने का एक तरीका होता है कि अगर गवर्नमेंट से अकेले नहीं हो पा रहा तो प्राइवेट सेक्टर को भी अपने साथ लाएं और उनके साथ मिलकर काम करें। ये इंडियन इकोनॉमी में भी हम पढ़ा रहे थे कि 1991 में हमने क्यों प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना शुरू किया, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था कि सिर्फ अकेले गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से देश तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को आगे आने का मौका दिया गया। अब प्राइवेट सेक्टर कहता है कि जी मैं इन एरियाज में नहीं आना चाहता, मैं क्यों आऊं, तो वहां पर उनको टैक्स रिबेट्स दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एनकरेज हो और इससे जीडीपी हमारा बढ़े। सीधी बात है, जब प्राइवेट सेक्टर आएगा, कैपिटल लगाएगा, अपना पैसा लगाएगा, एफर्ट लगाएगा, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगा। ठीक है, यस सर। राइट। चलिए, तो अब हम इससे सर आगे बढ़ेंगे। बैलेंस रीजनल ग्रोथ पढ़ा दीजिए एक बार कौन सा दोबारा। वाला? ये वाला? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो देखिए, मैं ये बात कह रहा था कि आप ना जब बजट अनाउंस करते हो, बजट की पेशकश करते हो, तो वो किसी एक स्टेट के लिए नहीं होता बेटा। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए है, कि जो गुजरात के लिए है ना, मोदी जी इज फ्रॉम गुजरात तो गुजरात के लिए है, ठीक है, या महाराष्ट्र के लिए ही बजट है, अभी महाराष्ट्र में ज्यादा हलचल हो रही है तो अभी जो बजट आएगा इसमें हम महाराष्ट्र को फोकस करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो बजट होता है वो हर स्टेट को फोकस करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पूरे देश को फोकस करता है, ठीक है, उसके हर एस्पेक्ट को फोकस करता है। देखिए, हमारे देश में डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज जरूरी है, जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, गवर्नमेंट बजट के थ्रू आप उनको फोकस करते हैं। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था, गवर्नमेंट बजट फोकसेस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव मतलब हर उस एस्पेक्ट को हम काउंट करेंगे जो डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए जरूरी है। ठीक है, या हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं इस साल का गवर्नमेंट बजट सिर्फ प्राइमरी सेक्टर के लिए है, या इस साल का गवर्नमेंट बजट सिर्फ सर्विस सेक्टर के लिए है, या इस साल का गवर्नमेंट बजट सिर्फ मिडिल क्लास पीपल के लिए है या पुअर क्लास पीपल के लिए है, ऐसा नहीं कह सकते। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है हर उस एरिया को चेक करना जो आपकी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, एंड दैट इज व्हाई बैलेंस रीजनल ग्रोथ, जिसमें अब जैसे मैं कह रहा था कि मान लीजिए कोई स्टेट थोड़ा अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा अच्छा है, ठीक है, और एक स्टेट है थोड़ा सा पिछड़ा। पिछड़े का मतलब समझ, ऐसा उल्टा मत समझना। पिछड़े का मतलब है यहाँ पर कि जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जहां पर इंडस्ट्रीज नहीं आ रही हैं, जहां पर लोग सीधी सी बात है, उस स्टेट में बैकवर्डनेस है। ठीक है जी, उस स्टेट में बैकवर्डनेस है, तो ऐसे स्टेट पर थोड़ा ज्यादा अटेंशन चाहिए होगा। सीधी बात है ना, मान लीजिए अगर किसी के XYZ एक घर में 5 लोग रह रहे हैं और मान लीजिए एक मेंबर की तबीयत खराब है, तो थोड़ा सा उसको ज्यादा अटेंशन चाहिए होता है। अदरवाइज तो पांचों मेंबर उस फैमिली में जरूरी हैं, लेकिन अगर एक की तबीयत खराब है तो उस पर ज्यादा अटेंशन चाहिए। ठीक है, बिल्कुल वही चीज है, हमारे देश में सभी स्टेट हमारे लिए एक बराबर है,
लेकिन अगर एक स्टेट थोड़ा ज्यादा पिछड़ा है तो उसको डेवलप करने में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए। ये है बैलेंस रीजनल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब स्ट्रक्चर की बात पढ़ लेते हैं, राइट। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट अगर मैं पढ़ाऊं आपको तो इसमें जैसा कि हमने डेफिनेशन में ही शुरू कर दिया था कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है रिगार्डिंग एस्टिमेटेड रिसीट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, है ना। तो यार वहीं से हमें समझ जाना चाहिए था कि गवर्नमेंट बजट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, यानी दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, आपका बजटरी एक्सपेंडिचर और बजटरी रिसीट्स। रिसीट मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर तो आप समझते हैं खर्चा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट बजट के दो पहलू हैं, दो कंपोनेंट हैं, आई मीन एक गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लासिफिकेशन टैब देखते चलिएगा प्लीज। अच्छा, गवर्नमेंट रिसीट्स बच्चे दो तरह की होती हैं, एक होती है आपका रेवेन्यू रिसीट, एक होती है कैपिटल रिसीट। और अगर आप खर्चों में भी देखें तो भैया खर्चों में भी ये वाली प्रजाति पाई जाती है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मुद्दा यहाँ पर रिसीट और एक्सपेंडिचर का नहीं है, रेवेन्यू और कैपिटल का है, ठीक है। क्या बोला मैंने, यहाँ पर जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो आपका रिसीट या एक्सपेंडिचर नहीं है, यहाँ पर मैटर ऑफ कंसर्न है रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, ठीक है। मैं अपनी बात को दोहराता हूँ यानी रिपीट करता हूँ और आपको एक बार कंफर्म कराता हूँ। गवर्नमेंट बजट के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपका एक है गवर्नमेंट रिसीट और एक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब रिसीट के अंदर दो तरह की रिसीट है, एक रेवेन्यू नेचर की रिसीट है और एक है साहब कैपिटल नेचर की रिसीट। और इधर एक्सपेंडिचर में भी दो तरह के एक्सपेंडिचर हैं, एक है आपका रेवेन्यू और एक है आपका कैपिटल। तो मैंने कहा कि मैटर ऑफ कंसर्न यानी जो चिंता का विषय या जो मुद्दा है वो ये है जिसमें हमें रेवेन्यू नेचर क्या है और कैपिटल नेचर क्या है ये समझना है। हमें रिसीट और एक्सपेंडिचर का मतलब तो मालूम है, रिसीट मतलब आ रहा है इनकम पैसा, ठीक है, और एक्सपेंडिचर मतलब जा रहा है खर्चा, ठीक है, ये तो मालूम है। बट व्हाट इज रेवेन्यू नेचर, व्हाट इज कैपिटल नेचर, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। आइए शुरू करें इसी का स्ट्रक्चर, आगे बढ़ते हैं। मैं पहले इनकम से बात कर लूं फिर खर्चे देखेंगे, है ना, पहले कुछ आ जाए जेब में फिर खर्च करेंगे, गवर्नमेंट भी कहती है। चलिए तो गवर्नमेंट रिसीट्स की बात करें अगर, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब ये रिसीट दो तरह की है, एक है कैपिटल और एक है रेवेन्यू, ठीक है। हमने कहा चलो जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका लॉजिक क्या है, इनका नेचर क्या है समझिए। रेवेन्यू रिसीट्स, सुनिएगा ध्यान से सभी लोग, रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो ना तो लायबिलिटीज को बढ़ाती हैं और ना तो एसेट्स को रिड्यूस करती हैं। मेरी बात पे फिर से फोकस करिएगा, रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो ना तो लायबिलिटीज को बढ़ाती हैं ना तो एसेट्स को रिड्यूस करती हैं, ठीक है। इसका मतलब रिसीट तो पता है ना आपको, रेवेन्यू नेचर क्या हुआ, रेवेन्यू नेचर ना तो एसेट को इंपैक्ट करता है ना लायबिलिटीज को इंपैक्ट करता है, सीधी बात हो गई। अब रेवेन्यू क्या है, रिसीट, रिसीट मतलब पैसा आ रहा है, सुनिएगा पैसा आ रहा है, ये पैसा आ रहा है बट ना तो ये पैसा किसी को कल लौटाना है और ना ही इस पैसे से आपका कोई एसेट कम हुआ है। मेरी बात समझिएगा, देखिए एक लायबिलिटी मैंने वर्ड बोला, लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे। अगर आपने किसी से उधार लिया है, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। क्या लायबिलिटी बढ़ गई जी, उसको वापस करना है। देखो मान लीजिए मैंने आज अपने दोस्त से उधार ले लिया, ठीक है भाई, उधार ले लिया, पैसा आया मेरी जेब में, पैसा मेरी जेब में आया, लेकिन मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी क्यों बढ़ी है, क्योंकि कल को ये पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा अगर मैं ईमानदार आदमी हूं तो, ठीक है। अच्छा जी, तो अब लायबिलिटी तो मैंने समझाया, अब हो गया एसेट, एसेट वाली बात। मान लेते हैं एक एग्जांपल है, मान लीजिए मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है। अब ये मोबाइल फोन मेरा है, मैंने इसको बेच दिया, ये मेरा मोबाइल फोन है साहब, ये मेरा एसेट है। एसेट मतलब जो मुझे बेनिफिट देता है, मेरे को फायदा पहुंचाता है, ठीक है। अच्छा, ये मोबाइल फोन मैंने उठाकर बेच दिया, पैसा मिला, मोबाइल फोन बेचा तो पैसा मिला, पैसा मेरी जेब में आया। सर पैसा तो मेरी जेब में आया बट क्या चला गया, ये मेरा एसेट था ये चला गया, उसके बदले पैसा आया। समझ गए मेरी बात, सुनिए, रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो ना तो लायबिलिटीज को बढ़ाती हैं ना तो एसेट्स को डिक्रीज करती हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब रेवेन्यू नेचर
एसेट और लायबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करता। ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कुछ दिया है, यही समझाने की जिद है मेरी कि भाई होता क्या है। मैंने डेफिनेशन तो लिखी है साइड में कुछ और, मैंने एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देने की बात करी है। चलिए कैपिटल रिसीट से बात करें। कैपिटल रिसीट, कैपिटल नेचर क्या होता है सर? कैपिटल रिसीट्स का मतलब है वो रिसीट्स, गवर्नमेंट की वो इनकम जो आज उसको मिलेगी जरूर, गवर्नमेंट की वो रिसीट्स जो उसके पॉकेट में आई तो है, लेकिन एक टेंशन के साथ। सर टेंशन क्या? गवर्नमेंट ने आरबीआई से उधार मांगा है। सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। गवर्नमेंट ने आरबीआई से उधार मांगा है, आरबीआई ने कहा ले ले बेटा पैसा, लेकिन वापस करना है। समझ रहे हो? गवर्नमेंट ने आरबीआई से उधार मांगा है तो लायबिलिटी बढ़ गई ना साहब। क्यों? क्योंकि ये पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर याद आया गवर्नमेंट को, यार हमारे पास अभी क्या कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बची है? हाँ, रेलवे बची हुई है, रेलवे। ठीक है, तो रेलवे का कुछ हिस्सा हम बेच देते हैं प्राइवेट सेक्टर को। सुनना ध्यान से, ये रियलिस्टिक पार्ट बता रहा हूं मैं। रेलवे बची हुई है, गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग है, काम करो रेलवे का कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच दो। ठीक है, हमने बेच दिया जी रेलवे को, रेलवे का कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। हाँ, मालिकाना अधिकार अभी सरकार का ही है, गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है उसके ऊपर, लेकिन उसका एक हिस्सा ना हमने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, उससे पैसे ले लिए। समझ गए? पैसे ले लिए, पैसा आया तो सही, सरकार के पास पैसा आया तो सही, लेकिन बदले में गया क्या? आपका एसेट, वही रेलवे जो कभी आपको फायदा देती थी, उसका एक हिस्सा आपने बेच दिया। ठीक है, एक हिस्सा बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को, कहा कि ये पार्ट तुम संभालो और इसको अपने हिसाब से मैनेज करो। देखा होगा आपने, फास्टेस्ट ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, तेजस वाला, तेजस एक्सप्रेस करके ट्रेन चल रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन है जो सुपर फास्ट ट्रेन है, प्राइवेटाइज है सारी चीजें। तो ये है आपका कैपिटल रिसीट। साहब पैसा तो आएगा, गवर्नमेंट की जेब तो भरेगी, लेकिन एक टेंशन के साथ, जिसमें या तो कल को लौटाना है, आज नहीं कल लौटाना है, आज ले लो पैसा कल देना। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ गई, या तो एसेट कम हो रहा है। हमने अपनी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग बेच दी है साहब। अंडरटेकिंग मतलब कंपनी बेच दी है, बदले में पैसा मिला है, कंपनी तो चली गई ना, एसेट तो गया ना। तो ये चीज आपने समझी कैपिटल रिसीट के लिए। कैपिटल नेचर में हमने क्या देखा भाई? कैपिटल नेचर एसेट या लायबिलिटी, वर्ड है या मतलब और। ठीक है, या तो एसेट या तो लायबिलिटी, दोनों में से किसी ना किसी एक को तो जरूर इंपैक्ट करता है। रेवेन्यू नेचर ना तो लायबिलिटी को और ना ही एसेट को फर्क डालता है या उसको इफेक्ट करता है, लेकिन कैपिटल नेचर या तो लायबिलिटी या एसेट जरूर इन्फ्लुएंस होता है उससे। ठीक है, ये तो बात थी रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट्स की। अब आइए थोड़ा से कुछ एग्जांपल्स की बात हो जाए। एक्सपेंडिचर बता दूं पहले। एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें अगर, इनकम तो बता दिया, अब खर्चे की बात है। तो एक्सपेंडिचर भी साहब दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू कैरेक्टर और एक कैपिटल। तो रेवेन्यू कैरेक्टर मैंने क्या बताया? एक्सपेंडिचर छोड़ो, रेवेन्यू नेचर क्या बताया? ना तो एसेट ना तो लायबिलिटी पर फर्क होगा, कोई इंपैक्ट नहीं होगा एसेट और लायबिलिटी पर। ठीक है, कैपिटल नेचर के लिए मैंने क्या बताया है? कैपिटल नेचर में या तो एसेट या तो लायबिलिटी अफेक्टेड होगी। ठीक है, या तो एसेट या तो लायबिलिटी अफेक्टेड होगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं एक बार। ये देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए हम या कोई भी खर्चा करता है तो क्यों करता है? हम खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं तो या तो एसेट्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, या लायबिलिटी को कम करने के लिए, है ना? एसेट को बढ़ाने के लिए या लायबिलिटी को कम करने के लिए यही खर्चा करते हैं ना। मतलब देखो इधर, आपने पैसा कमाया मेहनत से, ठीक है, आप सोचते हैं कि यार वो पैसा ना बर्बाद ना हो जाए, वो पैसा इधर उधर अनाप शनाप ना खर्च हो जाए, सही ढंग से इस्तेमाल करें उस पैसे को। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे या तो उस पैसे से ऐसी चीज ले आए जो आने वाले फ्यूचर में आपको फायदा दे, एसेट बढ़ा लें। ठीक है, अच्छा, और अगर कोई लायबिलिटी है, कहीं पैसा देना था तो यार वो पैसा दे दो ताकि हमारी लायबिलिटी कम हो जाए। ये है पैसे का सही तरीका, सही इस्तेमाल। ठीक है भाई, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि हमारा पैसा खर्च हो गया, है ना? हमारा पैसा खर्च हो गया, ना तो एसेट पर कोई फर्क पड़ा ना तो लायबिलिटी पर कोई फर्क पड़ा, लेकिन हाँ मन को एक सुकून मिला है, अलग सी शांति मिली है। ठीक है ना? मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं एक यही मोबाइल फोन परचेज करके ले आया,
मैं एक मोबाइल फोन परचेज करके ले आया, सर मेरा पैसा खर्च हुआ, ठीक है, मेरा पैसा खर्च हुआ, राइट, और बदले में क्या मिला? एसेट। ये एसेट है, चलो साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल चल जाएगा मोबाइल, ठीक है, एसेट हुआ ना, एसेट क्रिएट कर लिया, राइट, पैसा खर्च हुआ, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ा, ठीक है, मोबाइल आ गया मेरे पास, 1, 2 साल, 3 साल चलेगा, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, फिर याद आया, मैंने कहा यार मोबाइल ले रहा हूँ, या मैंने एक दोस्त से पैसा लिया था, ठीक है, उधार लिया था मैंने, मैं उसको वापस कर देता हूँ। मैंने मोबाइल नहीं लिया, मैंने कहा मोबाइल बाद में, पहले ये पैसा उस दोस्त को वापस कर देता हूँ। पैसा खर्च हुआ, मैंने दोस्त को पैसा वापस कर दिया, पैसा खर्च हुआ, क्या कम हो गई? सिरदर्द, सरदर्दी कम हो गई। कैसे? मेरी लायबिलिटी कम हो गई, भाई तेरे को देने थे पैसे, मैंने दे दिए, खत्म, है कि नहीं? ये है पैसे का सही तरीका, सही इस्तेमाल। अच्छा, लेकिन एक मन को सुकून वाली बात क्या करता हूँ, मन को सुकून वाली बात है, ना तो समझना, ना तो मैंने मोबाइल फोन खरीदा, मतलब ना तो मैंने एसेट इंक्रीज किया, ना तो मैंने अपने दोस्त का वो उधार वापस किया। अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा है, जो जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो भी धीरे धीरे ओपन होने लगे हैं। मैंने कहा 7-8 महीने घर में बैठ के मैं तो बिल्कुल पक गया हूँ, ठीक है। वो जो पैसा था ना, जिससे एक बार मन आया कि मैं मोबाइल खरीद लूं, एक बार मन आया कि यार दोस्त का वापस कर देता हूँ, मैंने कहा छोड़, इनकी तो बाद में होता रहेगा, पहले कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं, हॉलीडे एंजॉय करके आते हैं। क्या हुआ? पैसा वहां खर्च हो गया, हॉलीडे पे पैसा खर्च कर दिया मैंने, ठीक है, क्या बढ़ा? एसेट, ठीक है। लायबिलिटी कम हो गई मेरी? नहीं, कुछ नहीं होगा, बस मन को सुकून मिला है, शांति मिली है, सेटिस्फैक्शन मिला है, राइट। यहाँ पर जो हॉलीडे पे पैसा खर्च हुआ है ना, गवर्नमेंट ऐसा पैसा कहाँ खर्च करती है? गवर्नमेंट के पॉइंट पे आ जाओ, गवर्नमेंट खर्चा करती है, आपको सब्सिडी देती है, ठीक है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट का बढ़ता है एसेट? नहीं बढ़ता। गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होती है क्या? आपको सब्सिडी देने से आरबीआई का लोन कम हो जाएगा क्या? नहीं। लेकिन क्या मिलता क्या है गवर्नमेंट को? सेटिस्फैक्शन। मतलब सेटिस्फैक्शन कैसा? कि उसने समाज का वेलफेयर किया। समझ रहे हो? गवर्नमेंट का खर्चा जो ना तो एसेट को बढ़ाता है, ना तो लायबिलिटी को कम करता है, ना तो एसेट को बढ़ाता है, ना तो लायबिलिटी को कम करता है, ऐसा खर्चा गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए मेरे कहने से, प्लीज डेफिनेशन पढ़िए सभी लोग। लिखा है ना, neither increases assets nor reduces liability, this is called as revenue expenditure, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की है। मैंने आपको बताया था कैपिटल नेचर क्या होता है। सर कैपिटल नेचर वो होता है जो या तो एसेट्स को बढ़ाता है, एसेट्स को इंपैक्ट करता है, या लायबिलिटी को इंपैक्ट करता है। अब खर्चे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, उसने पैसा खर्च किया, एक जगह हाईवे बनवा दिया, एक जगह स्कूल कंस्ट्रक्ट करा दिया, एक जगह हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करवा दिया, ठीक है। ये क्या हुआ? पैसा खर्च हो रहा है ना यहाँ पर, लेकिन साथ में क्या क्रिएट हो रहा है? एसेट क्रिएट हो रहा है, एसेट क्रिएशन है यहाँ पर। क्यों है एसेट क्रिएशन? भाई स्कूल, अस्पताल बनवाना, हाईवे बनवाना, ये क्या है? ये खत्म थोड़ी हो जाने वाले हैं, ये तो एसेट एसेट क्रिएट हो रहा है बस। हाँ, इनकी रेगुलर मेंटेनेंस होगी, नॉर्मल है वो, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर पैसा खर्च हुआ गवर्नमेंट का, लेकिन क्या क्रिएट हुआ? एसेट क्रिएट हुआ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, गवर्नमेंट को याद आया यार गवर्नमेंट ने आरबीआई से लोन ले रखा था, वो लोन वापस कर दिया, गवर्नमेंट ने वो लोन वापस कर दिया। पैसा खर्च हो रहा है सर, रीपेमेंट ऑफ लोन कहते हैं इसको। पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन क्या कम हुआ? लायबिलिटी कम हुई। ऐसा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, जो या तो एसेट को बढ़ा दे या लायबिलिटी को घटा दे। बड़ी सिंपल और बहुत लॉजिकल बात बताई मैंने। रेवेन्यू नेचर, चाहे रिसीट हो चाहे एक्सपेंडिचर, एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एसेट और लायबिलिटी पर। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल रिसीट हो, एसेट और लायबिलिटी पर फर्क पड़ता है, ठीक है। इस लॉजिक के साथ मैंने अभी यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट कराया। स्ट्रक्चर मतलब ये वाला पार्ट, ये जो बता रहा था मैं आपको, ये चीज यहाँ पर, इनका मीनिंग मैंने अभी बता दिया। अब आप कहते हैं जी इनका मीनिंग तो बता दिया, लेकिन इनके अंदर क्या बातें हैं, मतलब इनके कुछ एग्जांपल्स, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रेवेन्यू है, कैपिटल नेचर है, ठीक है। आइए समझते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स पर आइए, रेवेन्यू रिसीट्स पर आइए। अगर आप रेवेन्यू रिसीट्स को देखें तो इसके अंदर फर्दर कैटेगरीज हैं, समझना।
रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर फर्दर कैटेगरीज हैं, एक आपका टैक्स रेवेन्यू कहलाता है और एक आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाता है। समझते जाइएगा कि जो रिसीट है, जो पैसा आ रहा है, वो किस किस फॉर्म में आ रहा है पैसा, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो एक तो होता है जी टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के लिए हम क्या कहते हैं? टैक्स रेवेन्यू। समझिए, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स मतलब कि टैक्स के फॉर्म में जो पैसा आया है। अब हमारे देश में, भारत के अंदर 2 तरह के टैक्स चार्ज किए जाते हैं, मालूम है ना? एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो जिस भी तरह के टैक्स, आई रिपीट, जिस भी तरह के टैक्स यहाँ पर गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है, इट कम्स अंडर कौन सा? टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। जिस भी तरह की टैक्स या ड्यूटी हमसे चार्ज करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। अब सर, रेवेन्यू रिसीट की खासियत क्या है, मालूम है ना? ना तो एसेट कम होगा, ना तो कोई चीज हमारे हाथ से जा रही है ना, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, ना ही कोई टेंशन बढ़ रही है। सरकार ने बोला, सुनिए, सरकार ने बोला भाई इनकम कमाते हो तो आपको इनकम टैक्स भरना है। हमने कहा ठीक है जी, भर देंगे। हमारी लायबिलिटी हो गई, जनता की लायबिलिटी हो गई कि जी इनकम कमा रहे हैं तो इनकम पर टैक्स देना है, दे दिया इनकम पर। अच्छा, इनकम पर टैक्स दिया, सरकार ने कहा लाओ, रख लिया, जेब में डाल लिया। अब ये जो पैसा गवर्नमेंट की जेब में गया, क्या ये गवर्नमेंट को वापस लौटाना है कभी हमें? क्या कभी मेरे को वापस मिलेगा पैसा कि सर आपने 2016 में ना टैक्स दिया था, ये ले लो वापस, है ना? 2020 में टैक्स दिया है, ये ले लो जी वापस। ऐसा होगा? नहीं होगा। हम भाई, हमारी जिम्मेदारी थी, हमने वो जिम्मेदारी पूरी करी, गवर्नमेंट ने पैसा हमसे कलेक्ट किया, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जाओ, आप एक जिम्मेदार नागरिक हो, हम इस पैसे को देश की तरक्की में खर्च करेंगे। खत्म हो गई बात। पैसा आ गया, ना तो कोई सरदर्दी है कल को वापस नहीं करना, और दूसरा, इससे क्या गया गवर्नमेंट का? कुछ गया क्या? मेरे को कोई कंपनी मिल गई क्या टैक्स देने की वजह से? मैंने टैक्स दिया तो मेरे को क्या रेलवे का हिस्सा मिल गया? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने हमें बोला जी टैक्स देना है, हमने टैक्स दिया, गवर्नमेंट ने वो इनकम रख ली, ये हो गई गवर्नमेंट की एब्सोल्यूट इनकम। एब्सोल्यूट इनकम बोले तो ना तो लायबिलिटी बढ़ी, ना तो आपका एसेट कम हुआ। ठीक है, तो जिस भी तरह का टैक्स हम सरकार को देते हैं, वो हमारे लिए टैक्स रेवेन्यू रिसीट कहलाता है, गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा होता है जी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। तो अदर देन टैक्सेस की बात करूंगा मैं कि भाई क्या रेवेन्यू रिसीट, लोगों ने फिर हमसे पूछा, क्या रेवेन्यू रिसीट सिर्फ टैक्स के फॉर्म में होती है? क्या गवर्नमेंट की अच्छी वाली रिसीट्स, अच्छी वाली कहेंगे ना रिसीट, तो पैसा आ रहा है, ना तो कुछ कभी वापस करना है, ना कोई हाथ से कोई चीज जा रही है, तो अच्छी वाली रिसीट हुई ना यार। ठीक है, तो लोगों ने पूछा क्या ये सिर्फ टैक्स के फॉर्म में होता है? हमने कहा नहीं सर, देयर आर सम सोर्सेज अदर देन टैक्स, देयर आर सम सोर्सेज अदर देन टैक्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट्स का कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो वो कौन से हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक बार आइए यहाँ देख लेते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कौन कौन सी होती हैं। देखिए, हम 2 तरह के टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है? इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। इनकम टैक्स तो इनकम पर लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों को देना होता है। जो कंपनीज प्रॉफिट कमाती है ना, कंपनी के प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है उसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। कंपनीज के प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है उसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। और तीसरा और आखिरी यहाँ पर है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स मतलब आपकी धन दौलत संपत्ति पे जो कर लगता है, जो कर मतलब जो टैक्स लगता है, इसे आप डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। भाई धन दौलत आपकी है, संपत्ति आपकी है, प्रॉपर्टी आपकी है, उस पर जो टैक्स लगेगा वही तो आपको देना पड़ेगा ना, कोई आपका पड़ोसी थोड़ी देगा। तो इसीलिए डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो जिसका बर्डन आप दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकते। समझ गए मेरी बात? यहाँ आइए इनडायरेक्ट टैक्स को समझते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में एक आता है जी जीएसटी, बड़ा कॉमन है, बड़ा सिंपल है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब कि पहले गुड्स पर अलग टैक्स देना होता था, वैट, और सर्विसेज पे अलग टैक्स देना होता था जिसको हम सर्विस टैक्स कहते थे। बट अब ये कंबाइंड हो गया है, चाहे गुड्स बेच रहे हो चाहे सर्विस रेंडर कर रहे हो, एक ही तरह का टैक्स देना है आपको। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स लगता है, गुड्स मैन्युफैक्चर करे हैं आपने, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो टैक्स लगता है एक्साइज ड्यूटी कहलाता है, राइट। इसके अलावा वैल्यू एडेड टैक्स, ये पुराना है। जीएसटी जो है, वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी का रिलेशन आपस में वही है कि जीएसटी जो है वैल्यू एडेड टैक्स का सक्सेसर है। लेकिन मैंने फिर वैल्यू एडेड टैक्स क्यों लिखा जब उसका सक्सेसर जीएसटी है? तो बिकॉज देर आर सम प्रोडक्ट्स जिन पर आज भी वैट लगता है, जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो लिकर बाजार में बिक रही है उस पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर अभी भी
वैट लगता है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स के हिसाब से वसूला जाता है पैसा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ये है टैक्स रेवेन्यू रिसीट। अब आइए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स के पार्ट पर। सर नॉन एक टैक्स, डाउट है मेरा। हाँ जी, डाउट है किसी को? यस सर। हाँ बोलिए। सर जो टैक्स रेवेन्यू रिसीट है वो बट पैसा है इन फर्दर गवर्नमेंट को तो मतलब खर्च नहीं पड़ेगा, तो वो हाँ, एब्सोल्यूट इनकम टेक्निकली तो नहीं होनी चाहिए। देखिए आपका जो क्वेश्चन मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि हमने गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर पैसा दिया, ठीक है ना? यस सर, एंड वी इन टर्न एक्सपेक्ट देम टू हाँ, टू डू वेलफेयर ऑफ द देश सोसाइटी, है ना? वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। या हाँ, तो अब हमें ये देखना है ना कि मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, थोड़ा सा वियर्ड लगेगा बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, ठीक है, और गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, थैंक यू, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपने टैक्स पे किया है, वी अप्रिशिएट दैट पार्ट। चलिए, गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स का पार्ट कलेक्ट कर लिया और गवर्नमेंट ने हमें ये वादा किया कि दिस विल बी यूज्ड इन द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल किया जाएगा। बट मेरा कंसर्न ये है कि जी मेरे घर के आगे सड़क बननी चाहिए, मेरे सोसाइटी के आसपास एरिया डेवलप होना चाहिए बिकॉज मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। दिस इज नॉट द थिंग, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं देश में किसी कोने पर मेरे टैक्स का पैसा इस्तेमाल होगा। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट्स व्हाई वी इलेक्ट देम। ठीक है, हमने इलेक्शन करके उनको वहां पर बिठाया है इन ऑर्डर टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज, ठीक है, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, एक और चीज है, एक फैक्ट बताता हूँ आपको। हमारे देश में जो डेवलपमेंट के लिए पैसा इस्तेमाल होता है ना, ठीक है, वो हमारे देश में जो टैक्स पेयर हैं वो मात्र 4.5% है। इनकम टैक्स देने वाले ना, इनकम टैक्स भरने वाले 4.5% जनता है जी हमारी। 130 करोड़ में से 130 करोड़ में से खाली 4.5% जनता इनकम टैक्स देती है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जब डेवलपमेंट करती है तो 130 करोड़ जनता का करती है ना। 130 करोड़ भी क्यों, अब तो बढ़ के लगभग 138 करोड़ पहुंच गए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो पार्ट ये है कि हमें लगता है कि यार हमने पैसा दिया है तो गवर्नमेंट को तो ये खर्च करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली इट विल बी यूज्ड इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बट ये नहीं पता चल पाता आपको कि वो आपका पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, कहां पर यूज हुआ है। कहीं ना कहीं देश के किसी कोने में वो यूज हुआ होगा, ठीक है। लेकिन सर अगर मान लो हम कभी उस लेवल पे पहुंचे, ठीक है, हम कभी उस लेवल पे पहुंचे जब गवर्नमेंट कहती है जी हमने आपसे टैक्स थोड़ा ज्यादा लिया, खर्चा थोड़ा कम हो पाया, ठीक है, तो ये जो बच गया है हम इसे रिजर्व में डालते हैं, नेक्स्ट ईयर इसको यूटिलाइज किया जाएगा। अगर ऐसा हो गया, मान लो हमारे देश में बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि अगर ऐसा हो गया कि जी हमने आपसे टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर लिया है और हमारे डेवलपमेंट के लिए पैसा हमारा थोड़ा कम खर्च हो पाया है, हमारा रिजर्व बच गया है, मींस हमारा बजट सरप्लस में है, तो दैट रिजर्व वाला पार्ट विल बी यूज्ड इन द फ्यूचर। बहुत मुश्किल, बहुत रेयर चांस है ये, ठीक है। आई होप आपका क्वेश्चन क्लैरिफाइड है। यस सर। चलिए, अब हम बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स की। सिर्फ ये चीज समझाता हूं मैं और इसके बाद फिर आगे का हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। या एक काम करते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स के बाद वाले, क्योंकि अभी 5 बच्चों की क्लास होती है, नॉन टैक्स यहाँ से हम अगले सेशन में कवर अप करेंगे और अगली क्लास में चैप्टर क्लोज हो जाएगा, मींस खत्म हो जाएगा। कोशिश करिए यहाँ तक जरूर पढ़ें प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, कोशिश करिए यहाँ तक जरूर पढ़ें, ठीक है। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर।